चलिए स्वदेश में आगे बढ़ते हैं। मैं हूं आपके साथ अब कविता थपलियाल और बात करेंगे शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर साफ तौर से हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में शुरुआत तेजी के साथ हुई थी, लेकिन ये तेजी अंत तक टिक नहीं पाई। आखिर घंटे में बाजार ने अपनी बढ़त गंवा दी और निफ्टी करीब 51 और सेंसेक्स लगभग 38 अंक गिरकर बंद हुआ है। दिन भर आज बाजार में कारोबार कैसा हुआ, कहाँ हलचल रही है, सहयोगी मानसी दवे दे रही हैं पूरा अपडेट। बाजार की शुरुआत काफी अच्छी होती हुई दिखी। हफ्ते की शुरुआत हम यही देख रहे थे, काफी पॉजिटिव मोमेंटम था। हालांकि एशियाई बाजार से भी सेंटिमेंट्स जो थे वो पॉजिटिव नजर आए, लेकिन दिन के दौरान फिर वॉलेटाइल ट्रेड्स नजर आ गए। काफी सारी खबरें आती हुई दिखी ओवर द वीकेंड, जिसका एक इम्पैक्ट था सेक्टर स्पेसिफिक। जब पेट्रोल डीजल की हम बात करें उसमें पर्टिकुलरली जिस तरह से खबरें आती हुई दिखी, एक्साइज ड्यूटी वैट की कटौती की खबरें, उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखा। स्टील प्राइसेस में जो मेजर स्टील प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट में जो बढ़त की खबर आती हुई देखने को मिली, इसका एक इम्पैक्ट था जो कि स्टील स्पेस पर देखने को मिला। तो ये तमाम स्पेसेस थे जिस पर नजर रखनी। मेटल स्पेस में हमने देखा काफी हद तक गिरावट हावी होती हुई दिखी, और ये खबर जो आती हुई दिखी कि मेजर स्टील प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट्स में बढ़त की जाएगी, इसका सीधा असर ये होता हुआ दिखेगा कि जो डोमेस्टिक कंपनियां अपने एक्सपोर्ट्स करती हुई एक्सपोर्ट्स कम कर देगी या खत्म करने के बारे में सोचेगी, और सप्लाई बढ़ती हुई डोमेस्टिक मार्केट्स में दिखेगी, जिसके चलते प्राइस करेक्शन का खतरा बन सकता है। और इसी वजह से हमने मेटल स्पेस को बुरी तरह से टूटता हुआ आज देखा। लॉजिस्टिक्स कंपनियां, कई खबरें एक सेक्टर के लिए जो नेगेटिव होती है दूसरे के लिए पॉजिटिव भी साबित होती हुई दिखती है। इनपुट कॉस्ट कंसर्न्स जो थी लॉजिस्टिक्स के लिए जो कम होती हुई देखने को मिली, इसका एक इम्पैक्ट रहा। पेट्रोल डीजल प्राइसेस को लेकर जो खबरें आई, इसका एक इम्पैक्ट रहा, जिसके चलते लॉजिस्टिक्स में अपमूव्स हमने देखे। वीआरएल, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, अल्कार्गो, टीसीआई एक्सप्रेस जैसे स्टॉक्स करीब 6 से लेकर 9% तक की बढ़त यहां पर दिखा रहे थे। सिर्फ और सिर्फ ये एक्साइज ड्यूटी जो डीजल पर है उसे रिडक्शन की खबर जो आती हुई दिखी, इसी के तर्ज पर। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड की अगर बात करें, अच्छी तेजी के बीच स्टॉक में कारोबार हमने देखा, अच्छे नतीजे थे, उसका एक इम्पैक्ट आता दिखा। लेकिन डिविज लैब कंपनी के नंबर्स ऑफकोर्स अच्छे थे, लेकिन कंपनी ने अपनी कमेंट्री में कोई गाइडेंस नहीं दी, और इसी के चलते हमने देखा करीब 10% की गिरावट के साथ लोअर सर्किट भी स्टॉक ने एक बार टच करके दिखाया। इसके अलावा इन्फोसिस, एचयूएल, एलएनटी, मारुति, कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स थे जो कि बाजार को आज दिन भर संभालते रहे, लेकिन टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, डिविज लैब जैसे स्टॉक्स में गिरावट ही हावी होती हुई दिखी। मिड कैप में इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, अदानी पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, कॉनकोर, अशोक लेलैंड में अच्छी खासी बढ़त हमने देखी, और बिकवाली जो है जिंदाल स्टील, सेल, अमरा राजा, बीएचईएल, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स में देखी। और आखिर में अगर सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को समझेंगे, सिर्फ 2 सेक्टर्स थे जो कि क्लोज होते हुए अच्छी तेजी दिखा रहे थे, आईटी और ऑटोमोबाइल स्पेस। यहां पर हमने अपमूव जरूर देखे और क्लोजिंग भी हरे निशान के साथ हुई, लेकिन इसके अलावा मेटल कह लीजिए, फार्मा, सरकारी बैंक क्षेत्र, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, हर तरफ गिरावट हावी होती हुई दिखी। तो शुरुआत अच्छी, लेकिन क्लोजिंग होते होते बाजार में सुस्ती नजर आई, और गिरावट के साथ लाल निशान पर ही तमाम इंडेक्स में क्लोजिंग हमने देखी। चलिए, हमने देखा बाजार का अपडेट, लेकिन डिवीज लैब ने जो अपने चौथे तिमाही के नतीजे पेश किए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। मुनाफा 502 करोड़ से बढ़कर लगभग 895 करोड़ पर आया है। आय की बात करें 1789 करोड़ से बढ़कर ये आंकड़ा 2518 करोड़ पे रहा है। एबिटा में हमने देखा है कि 699 करोड़ से बढ़कर ये आंकड़ा 1096 करोड़ पर है, जबकि मार्जिन 40.7% से बढ़कर 43.9% पर पहुंच गया है। कल अदानी पोर्ट्स के चौथे तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, और नतीजे कैसे रह सकते हैं इसका पूरा विश्लेषण हमारी सहयोगी विमाक्षी दे रही हैं। अडानी पोर्ट्स के चौथे तिमाही के नतीजों की बात करें तो कंसोलिडेटेड आय में करीब 16% का ग्रोथ नज़र आ सकता है, और उसका अनुमान है करीब 4200 करोड़। ईबिटा की बात करें तो करीब 22% का उछाल देखने मिल सकता है, और उसका अनुमान है करीब 2800 करोड़। मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में करीब 18% का ग्रोथ नज़र आ सकता है, और उसका अनुमान रहेगा करीब 1500 करोड़। ईबिटा मार्जिन पिछले साल के चौथे तिमाही में थे 63% पर, अब वो बढ़कर 66% पर आ सकते हैं। अडानी पोर्ट्स ने जो मार्च 22 में वॉल्यूम्स रिपोर्ट किए थे उसमें एक शानदार ग्रोथ नज़र आया था। जो स्लगिश वॉल्यूम्स नज़र आ रहे थे उसका ट्रेंड ब्रेक होता हुआ दिख रहा था। कार्गो वॉल्यूम्स तिमाही दर तिमाही आधार पर करीब 5% से बढ़े हैं, हालांकि कंटेनर वॉल्यूम्स 3% से घटे हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर हमारी नज़र बने रहेंगी, वो होंगे कंटेनर वॉल्यूम्स में कंपनी के आउटलुक, केपेक्स प्लान्स और एसईजेड इनकम पर। तो अडानी पोर्ट्स एक बेहतर रिजल्ट की उम्मीद के साथ फोकस में रहेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ने कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है और आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कनुंगो को 6 सदस्यों वाली कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। खबर असल में क्या है, पूरी डिटेल्स सहयोगी अंकुर मिश्रा दे रहे हैं। जी हाँ, कस्टमर्स की सेवाओं के लिए आरबीआई ने एक कमेटी का गठन किया है और इस 6 सदस्यीय कमेटी की जो अध्यक्षता है वो आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूंगो करेंगे। आपको याद होगा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने 8 अप्रैल की मॉनेटरी पॉलिसी में ऐलान किया था कि बहुत जल्द एक कमेटी का गठन होगा जो कस्टमर सर्विस है उसका रिव्यू करेंगे, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आई थी कस्टमर द्वारा कि जो बैंकों की सेवाएं हैं उसमें और सुधार होना चाहिए। साथ ही साथ आरबीआई गवर्नर ने अभी जो एक मीटिंग की थी बैंकों के साथ, उसमें भी जोर दिया था कि कस्टमर्स की सर्विस में थोड़ा सा सुधार आना चाहिए। जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं इस कमेटी के, उसमें न सिर्फ जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करके उसमें सुधार का सजेस्ट करना है, बल्कि ग्लोबली जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको भी लेकर आना है और उसको हम कैसे अपना सकते हैं इसको सजेस्ट करना है। जो ये 6 सदस्यीय कमेटी की मीटिंग है वो पहली मीटिंग होनी अभी बाकी है और जैसे ही जो पहली मीटिंग होती है उसके 3 महीने के भीतर पूरी रिपोर्ट जो है वो आरबीआई को सौंपी जाएगी और उसके बाद आरबीआई फैसला लेगा कि जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसके ऊपर कैसे एक्शन लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबरों की ओर। देश भर के रेस्टोरेंट्स में खाने पीने के बिल के साथ लिए जा रहे सर्विस चार्ज की शिकायतों को सरकार ने गंभीरता से लिया है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इस मुद्दे को लेकर 2 जून को एक बड़ी बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में होटल रेस्टोरेंट से जुड़े संगठन भी शामिल होंगे। क्या होगा आखिर इस मीटिंग में, किस तरह से बातचीत होगी? हमारे सहयोगी समीर दीक्षित तमाम जानकारी लेकर जुड़ गए हैं। समीर बताएं। रेस्टोरेंट आने जाने वाले ग्राहकों के लिए अहम खबर है, क्योंकि सरकार ने कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने 2 जून को एक अहम बैठक बुलाई है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के साथ में ये बैठक बुलाई है और इस बैठक का एजेंडा यही है कि कई मामलों में इस बात को देखा गया है कि ग्राहकों से सर्विस चार्ज एक मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य तौर पर वसूला जाता है, जबकि सर्विस चार्ज एक वैकल्पिक व्यवस्था है, यानी कि ग्राहक चाहे तो वो दे, चाहे तो उसको मना भी कर सकता है। लेकिन कई मामलों में मीडिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। साथ ही साथ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर में भी सर्विस चार्ज को लेकर के ग्राहकों की तरफ से कई शिकायतें आई हैं, जिसका संज्ञान लेते हुए उपभोक्ता मंत्रालय ने 2 जून को ये अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में जो अन्य मुद्दे जिन पे चर्चा होगी उसमें सबसे पहला चूंकि यही है कि ये जो पूरा सर्विस चार्ज रेस्टोरेंट जो वसूलते हैं ये एक वॉलंटरी है, ये वैकल्पिक व्यवस्था है, इसको लेकर के रेस्टोरेंट का क्या रुख है। दूसरी बात यह है कि कई मामलों में देखा गया है कि जब ग्राहक सर्विस चार्ज देने से मना करता है तो कई मामलों में उसको एम्बेरस किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है। एक अहम मुद्दा यह भी है कि सर्विस चार्ज के बारे में ग्राहक को सही जानकारी रेस्टोरेंट में नहीं दी जाती है कि एक वैकल्पिक चार्ज है, इसको नहीं भी दिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अहम मसले हैं सर्विस चार्ज से लेकर के, जिसको लेकर के बैठक होने जा रही है। लेकिन सर्विस चार्ज को लेकर के उपभोक्ता मंत्रालय ने 21 अप्रैल 2017 को ही गाइडलाइन जारी कर दी थी कि ये पूरी तरीके से एक वैकल्पिक चार्ज है, ऑप्शनल चार्ज है, ग्राहक चाहे तो दे चाहे तो मना कर सकता है, ये मैंडेटरी या अनिवार्य नहीं है। और ऐसे में अगर ग्राहकों से सर्विस चार्ज जानबूझ करके वसूला जाता है तो ग्राहक चाहे तो अपनी शिकायत को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दर्ज करा सकता है और शिकायत की सुनवाई भी करवाई जा सकती है। चलिए तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत $110 प्रति बैरल की कीमत से इन्फ्लेशन को साफ तौर से बड़ा खतरा है और ये बात केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दावोस में इकोनॉमिक फोरम में हुई चर्चा के दौरान कही। उन्होंने ये भी कहा कि महंगे क्रूड से भारत के पड़ोसी देश परेशान है, लेकिन एनर्जी क्राइसिस कोई और दिक्कत ना खड़ी कर पाए, ये ध्यान में रखते हुए भारत इसे सुलझाने में लगा है। First and foremost, I would have no difficulty in subscribing to the assessment that we are facing a number of crises. It's not just one crisis. The energy crisis is there. It's real. I think I agree with the narrative you set out to provoke us into a discussion. I do have some doubt because you use the word unfolding. Let's make no mistake, oil at $110 a barrel constitutes a challenge for the entire world. The
lead economy in the world, $20 trillion economy, facing inflation rates which are highest in 50 years. Another country with which I've had a long association, steepest decline in standards of living since the Second World War. I could go on and on. There are several elephants in the room here. And I think one, we need to acknowledge that we need to be able to navigate successfully out of the current crisis without adding more problems in terms of sustainability and going green. आईटी कंपनियां अपने कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने से परेशान हैं। उनके सामने टैलेंट को बांधे रखना एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसको लेकर इन्फोसिस के सीईओ और एमडी सलिल पारेख का क्या मानना है, आइए आपको सुनवाते हैं। There's a set of people who have a tremendous urgency, but a large number of people don't have it. And part of it is creating a certain level of excitement and fun with the content in addition to depth in the content. So what we do, for example, in our university set up in Mysore, and we also have an online platform within the company, is to make sure that that ability to learn in that engaged manner comes about. There is definitely an interest that we see because in our own small context, people immediately jump onto projects when they finish some internal certifications. And there's a value to that. But the urgency certainly needs to be pushed more, and we need to think of how it can be done. We clearly see that what was learned in the past, which was with us for, say, 10, 15 years today, the duration is much shorter. So one of the things which I think are important to learn as students and all through life is really the ability to learn. The thing that's critical is to realize that whatever you learn today is going to change. And that's not something which many students in school, at least when we were in school, was that evident. It was evident that we had to learn what was around us, but not to learn how to learn ongoing. And that's a little bit of a mindset change which needs to come into more school level thinking, because then people are ready to do this. It's a bit of a shock because you suddenly realize when you're in the work environment that literally in 5-7 years you are not at the right skill level, and that's not something that people are used to. So it's almost critical to internalize that you really need to learn how to learn on an ongoing basis. पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कटौती के चलते एक हफ्ते के भीतर माल भाड़े में 5 से 7% तक की गिरावट की उम्मीद है। फ्यूल कीमतें बढ़ाने से पिछले नवंबर से ट्रक किराए में 12 से 14% तक का इजाफा हो चुका था, लेकिन अब ट्रक भाड़े में गिरावट का ट्रेंड दिखने से कमोडिटी के दामों में कमी होती हुई देखने की उम्मीद है। क्या है ये पूरी खबर, हमारी सहयोगी कृतिका अरोड़ा हमें समझा रही हैं। ट्रांसपोर्टर्स कह रहे हैं कि इस वीक में हो सकता है कि फ्रेट रेट्स अराउंड 5 to 7% कम हो जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस सैटरडे को पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी कट अनाउंस किया था। तो सैटरडे में गवर्नमेंट ने कहा था कि पेट्रोल पर अराउंड 8 रुपीज़ पर लीटर का एक्साइज ड्यूटी कट होगा और डीजल पर 6 रुपीज़ पर लीटर का एक्साइज ड्यूटी कट होगा, और इसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स कह रहे हैं कि फ्रेट रेट्स में भी गिरावट आएगी। तो पिछले कुछ महीनों में हालांकि नवंबर से फ्रेट रेट्स अपवर्ड ट्रेंड पर थे, 12 to 14% बढ़े थे क्योंकि फ्यूल प्राइस राइज था और थोड़ा बहुत मूवमेंट भी अपटिक हुआ था गुड्स के मूवमेंट में। लेकिन अब ट्रांसपोर्टर्स कह रहे हैं कि हो सकता है फ्रेट रेट्स में गिरावट आए, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि वीट, सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के प्राइसेस में भी गिरावट आ सकती है, और अदर कमोडिटीज़ जैसे कि सीमेंट, आयरन और FMCG गुड्स के प्राइसेस में भी गिरावट हो सकती है। चलिए, बात महंगाई के मोर्चे से ही जुड़ी हुई, जहां सरकार ने डीजल पेट्रोल के दामों पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, लेकिन क्या ये राहत काफ़ी है? इसी पर देखिए स्वदेश विशेष। महंगाई थोड़ी सी कम हो सकती है। 22 मार्च के बाद शुरू हुआ डीजल पेट्रोल के दामों के बढ़ने का सिलसिला अब थम गया है, और पहली बार सरकार ने डीजल पेट्रोल के दामों पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। इसके अलावा रसोई गैस पर भी 200 रुपये की सब्सिडी दी है। ऐसे में सरकार की और लोगों की
काफ़ी राहत मिली है। महंगाई के मोर्चे से काफ़ी दिनों पर अच्छी खबर लौटी है। साल 1950 याद करते हैं, ये वक्त था जब पेट्रोल की कीमत 27 पैसे थी और आज दाम 100 रुपये के पार है। वो भी तब जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 8 और डीजल में 6 रुपये की कटौती की है। अब सवाल यही है कि ये फौरी राहत कितने दिनों तक टिक पाएगी? क्या सरकार आगे भी ऐसे फैसले लेती रहेगी? और अगर ऐसा हुआ तो सरकार के पास कितनी रिस्क कैपेसिटी है? इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ डॉक्टर मनोहर कामत जो कि सेक्रेटरी हैं कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के, अनिल राजदान जो कि एक्स सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के, और प्रोफेसर अरुण कुमार सीनियर इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं। अरुण सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। खबर अच्छी है, लेकिन कितने दिन ये चलेगा और क्या आगे भी इस तरह की कटौती देखने को मिल सकती है? सरकार इस समय काफ़ी परेशानी में आ गई थी, क्योंकि जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं वो बहुत ही खराब आ रहे थे। होलसेल प्राइस इंडेक्स जैसे आपने बताया 15.08% की रफ्तार से, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 7.7% के थोड़ा ऊपर की रफ्तार से चल रहा है, और ये एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब कि ये फरवरी के महीने से बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका असर जो हमारे आम आदमी है उस पर बुरा पड़ता है, क्योंकि एक तरफ नौकरी कम हो गई, तनख्वाह कम हो गई, दूसरी तरफ दाम बढ़ रहे हैं, तो उसके जेब पे डाका पड़ रहा है। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो ये अच्छी बात है, लेकिन अभी भी जो दाम कम किए हैं पेट्रोल डीजल के, वो जो पहले जो बढ़ाए थे उससे कम है। तो यानी कि जो मार्च में दाम थे उससे अभी भी थोड़े ज्यादा ही हैं। तो अभी मुझे लगता है कुछ और भी करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि जो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि दाम किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो इन्फ्लेशन का रेट कम हो जाने का मतलब ये नहीं कि दाम गिर रहे हैं, दाम अभी भी बढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर एक ट्रेन है वो एक स्टेशन की तरफ जा रही है तो उसकी स्पीड कम हो रही है, लेकिन वो आगे चल रही है। तो जब तक दाम बढ़ते रहेंगे तब तक उसका असर जो है आम आदमी पड़ता रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र 94% है और उनकी क्षमता नहीं है, उनकी शक्ति नहीं है कि जैसे जैसे दाम बढ़े उनकी तनख्वाह वो बढ़वा लें। तो संगठित क्षेत्र में तो होता है कि वहाँ डीए न्यूट्रलाइजेशन वगैरह मिलता है, पर वो भी 6 महीने 4 महीने बाद मिलता है, तो वहां पे भी गिरावट होती है। और जब वहां पे डिमांड कम हो जाएगी तो उससे हमारा रेट ऑफ ग्रोथ कम होगा। और अभी हम रिकवरी कर ही रहे हैं पैंडेमिक से, तो ये बहुत जरूरी था कि अगर हम किसी ना किसी तरह से जो आम जनता है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ाएं, तो उससे फिर जो रिकवरी और बेटर होगी, उससे जो रोजगार और पैदा होगा। तो इसलिए ये करना जरूरी था, लेकिन अभी और करने की जरूरत है। डॉक्टर मनोहर एस कामत सर, आपसे जानना चाहूँगा, जो बात प्रोफेसर अरुण कुमार ने कही कि ये थोड़ा है लेकिन थोड़े और की ज़रूरत है, क्या इतना काफ़ी होगा और क्या इतना भी चल पाएगा अगर तेल के दाम जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उस हिसाब से बढ़ते रहे तो? देखिए, उपभोक्ता की ओर से जो मैं बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है जो थोड़ा तो थोड़ा राहत मिले वो उतना तो उतना धीरे धीरे हम कदम आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जैसे अनिल सर ने कहा कि ये महंगाई बहुत ही मुश्किल दौरे पे आ रही है और हमारे ग्राहकों और उपभोक्ताओं को बहुत ही परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि ये पहला कदम होना चाहिए, सिर्फ ये एक कदम से काम नहीं चलेगा, ये और कदमों के साथ भी इसको मिलाना चाहिए और धीरे धीरे मुझे लगता है इन्फ्लेशन के ऊपर हम जरूर काबू पा लेंगे। कई स्टेट्स ने, देखिए पहले जो बीजेपी शासित स्टेट्स थे उन्होंने तो वैट घटा दिया था, उसके बाद अब धीमे धीमे थोड़े बहुत और ने भी घटाया, लेकिन वो जो कटौती हुई 2 रुपये की हुई, 3 रुपये की हुई है। 2 सवाल, पहले तो क्या आपको लगता है कि जिन स्टेट्स ने नहीं घटाया है, अब पहले आप कह रहे थे कि सेंटर एक्साइज घटाए तो हम घटा देंगे, अब वो हो गया है, तो क्या सबको अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा वैट कम करना चाहिए और क्या और गुंजाइश है वैट के नीचे जाने की इस समय? किनसे सवाल पूछ रहे हैं? सर, वैट की अगर बात करें तो कई स्टेट्स ने वैट घटा दी हैं। सवाल किनसे पूछ रहे हैं? हाँ, अनिल सर आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, शुक्रिया। देखिए, स्टेट्स को तो सर्टेनली उनका जो रेवेन्यूज हैं वो इससे अफेक्ट हुए थे और उनपे अब ये वैट का जो उनका डिपेंडेंस है वो जो अपने लोकल टैक्सेस है उनका काफी
हैवी डिपेंडेंस है इन स्टेट्स का। लेट अस फेस इट कि ये जो कमोडिटीज हैं, जो कि मैं कहता हूं सिन कमोडिटीज, जैसे तेल है, अल्कोहल है, यही चीजें हैं, इन्हीं पर काफी निर्भर है टैक्स कलेक्शन। तो मुझे अब ये प्रेशर से, पीयर प्रेशर की वजह से सेंटर ने घटाया है, उनको भी थोड़ा मार्जिनली मेरे ख्याल घटाएंगे वो सर्टनली। मगर जैसे कि कहा गया कि हमें कार पूलिंग और ये और तरीके करने चाहिए, मैं समझता हूँ वो सही है कि आपको एनर्जी इफिशिएंसी की तरफ जाना चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ जाना चाहिए। और जैसे सरकार ने ये भी कहा है कि हम एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है उसकी रेशो बढ़ाएंगे, ताकि जो 85% आपको इंपोर्ट हो रहा है उसमें आप कटौती लाएं। मगर पीछे पैंडेमिक के दौरान बिकॉज इन्फेक्शन के खतरे से मेरे ख्याल जो लोग थे इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट पे एम्फोसिस अनफॉर्चुनेटली दोबारा बढ़ गया था। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था उस पे, जो कि प्राइवेट कार भी अफोर्ड कर सकते थे, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो जा रहे थे उन्होंने भी बंद कर दिया ताकि हेल्थ इशू कम्स फर्स्ट। इसीलिए टू व्हीलर्स खास तौर पे हमारे बहुत बढ़ गए हैं, जो कि थोड़े से मार्जिनली वीकर सेक्शंस भी हैं, वो भी टू व्हीलर पे आते हैं काम पे, और हर एक को अपना हेल्थ जो है वो पहला इंपॉर्टेंट इशू दिखता है। तो एनर्जी इफिशिएंसी, आपको स्टार लेबल प्रोडक्ट्स, मैं तो कई जगह ये कहता रहता हूं कि जो एक्साइज ड्यूटीज हैं आपकी, वो एनर्जी इफिशिएंट गुड्स पे कम होनी चाहिए ताकि लोग कम ऊर्जा इस्तेमाल करें। और इस पे बहुत एक मैसिव पीपल्स कैंपेन होना चाहिए, प्लस बैक्ड बाय गवर्नमेंट एक्शन। क्योंकि गवर्नमेंट एक्शन जो है और पॉलिसीज जो हैं, पर्टिकुलरली जो टैक्सेशन पॉलिसीज हैं, वो जब तक आपके प्रचार से मैच नहीं करती उसका डिजायर्ड इम्पैक्ट नहीं होता है। हमें ये जो 85% डिपेंडेंस है ऑन इंपोर्टेड ऑयल, इसको हमें सर्टेनली फिगर को एक टारगेट लेके घटाना चाहिए, समझे करीब 75% या जितना भी लाना है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो अभी इमीडिएट होराइजन पे इंडिया में लार्ज स्केल पे मुझे दिख नहीं रही हैं। तो इस चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए। एक ये पॉसिबिलिटी थी एक दफा कि हम सोच रहे थे कि जो कुकिंग गैस फॉर एग्जांपल जो है, उससे हटके लोग बिजली की कुकिंग पे आ जाएंगे। अब बिजली के साथ एक और मार करीब 6-7 महीने से पड़ती रही है कोल शॉर्टेज की वजह से। तो वो भी इतना ट्रांजिशन जो है मुझे स्विफ्ट नहीं लग रहा, क्योंकि उधर भी रेवेन्यू इश्यूज हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो भारी घाटे में चल रही हैं, वो भी टैरिफ इंक्रीज होगा। ओवरऑल एनर्जी रिफॉर्म है, आपके पीस मील नहीं चलेंगे, आपको ओवरऑल एनर्जी सेक्टर का रिफॉर्म देखना पड़ेगा। और जो कलेक्शन प्रोसीजर है, लकीली जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसमें कैश एंड यूज है, मगर जो बिजली का सेक्टर है उसमें ये कैश एंड यूज नहीं है। उसमें इमीडिएटली आपको यही लाना पड़ेगा ताकि उनकी जो कैश सिचुएशन है और जो कैश की सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होए, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पास ऑन करें अपने जो जनरेटिंग कंपनीज हैं, कोल कंपनीज को, ताकि ये साइकिल टूटे ना। और दूसरा, अरुण सर आपके पास आना चाहूंगा इसी सवाल को लेकर। देखिए, ये तो जो बात कही अनिल सर ने एक लॉन्ग टर्म की बात है, और ये हमें लगातार ये देखना चाहिए किस तरीके से हम इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ देखें, हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ देखें। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लोगों के मन में था, वो यहाँ पर ये था कि आरबीआई अब इस कटौती को कैसे देखेगा। क्या आगे आने वाले समय में जो आरबीआई ने से उम्मीद करी जा रही थी कि अब तो और बेसिस पॉइंट्स बढ़ाएंगे, क्या आरबीआई का स्टांस थोड़ा सा अब नरम होगा यहाँ पर? आरबीआई तो खुद ही चाहता था, उसने पिछले बार भी रिपोर्ट में कहा था कि देखिए हम दाम जो उनका 4+-2% का जो बैंड है हम उसमें नहीं रख पाएंगे अगर जो पेट्रोलियम गुड्स पे ड्यूटी वगैरह कम नहीं होगी। तो वो उनके हाथ के बाहर की बात थी, इसीलिए उन्होंने सीआरआर बढ़ाया, उन्होंने अपना जो है रेपो रेट बढ़ाया, लेकिन उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं होगा, उससे तो डिमांड कम होगी।
पर डिमांड तो पहले से ही कम थी। तो ये आरबीआई के हाथ में नहीं था, ये तो फिस्कल पॉलिसी के हाथ में था। और आपने सही सवाल उठाया था कि ये जब हम काटेंगे, अपना एक्साइज ड्यूटी काटेंगे, तो उसका असर हमारे रेवेन्यू पे पड़ेगा। लेकिन इस समय बात यह है कि हमारा रेवेन्यू कलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा था। डायरेक्ट टैक्सेस में 40% की बढ़ोतरी हो रही थी, जीएसटी में रिकॉर्ड लेवल का कलेक्शन हो रहा था। तो इसलिए सरकार के पास कुछ स्पेस थी कि वो ये यहाँ पे भी कटौती कर सके, और जो एक्स्ट्रा जो सब्सिडी देना है, चाहे वो फर्टिलाइजर पे है, वो चाहे जो और चीजों पे है, कुकिंग गैस वगैरह पे, वो एक्स्ट्रा वो दे सकता था, क्योंकि उसका जो रेवेन्यू कलेक्शन काफी अच्छा चल रहा था। तीसरी बात यह है कि जैसे आपने स्टेट्स की बात उठाई, तो स्टेट्स के पास अपने रिसोर्सेज कम होते हैं। उनके हाथ में तो यही चीजें हैं, लिकर है, उनके हाथ में ये पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स लगाया है, एक्साइज ड्यूटी है, वो है। लेकिन बाकी जीएसटी का हिस्सा मिलता है, लेकिन सेंटर के पास कस्टम्स ड्यूटी है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है। हालांकि उसका 41% जाता है स्टेट्स के पास, लेकिन रिसोर्सेज ज्यादा हैं। दूसरी बात यह, सेंटर अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ा सकता है, जैसे कि बीच में 9.5% तक हो गया था, लेकिन स्टेट्स को तो 3% की लिमिट है, तो वहां पे रिसोर्सेज की कमी है। इसलिए सेंटर में जो घटाना ज्यादा आसान था बनस्पत स्टेट्स के। लेकिन अब क्या है कि ये वैट जो होता है वो एक परसेंटेज होता है, तो जब एक्साइज ड्यूटी कम होगी, जब दाम कम होंगे, तो अपने आप थोड़ा सा वैट कम होगा। लेकिन आपकी बात सही है कि वैट और भी कम किया जा सकता है अगर उनको और तरह से जो रिसोर्सेज मिल जाएं। तो जैसे कि अभी तक हो ये रहा था कि बहुत सारे टैक्स कलेक्शन सेस के द्वारा होते थे, तो 41% की जगह 31% ट्रांसफर हो रहा था। तो इस सेस में जो होता है वो पूरा पूरा सेंटर के पास जाता है, वो स्टेट्स के पास नहीं जाता है। तो अगर स्टेट्स के पास पैसा और जाए तो वो भी अपना वैट कम कर सकते हैं, उनको उसमें फिर दिक्कत नहीं होगी। तो ये है। फिर एक और चीज जो आपने कंज्यूमर के बारे में पूछी थी, कंज्यूमर का जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो एसेंशियल में जब खर्चा करता है, तो जैसे कपड़ा लत्ता खरीदना है, बाकी और चीजें हैं। यहाँ तक कि दिल्ली की मंडी से खबर है कि वेजिटेबल्स की परचेज भी कम हो गई है, जो वेजिटेबल्स जो आम जनता खरीदती थी वहां पे भी। और पालक के केस में मुझे बताया गया कि पालक के दाम कम हो गए, लेकिन उसका सेल कम हो गया। तो ये दिखा रहा है कि जो परचेजिंग पावर जो कंज्यूमर की है वो काफी कम हो गई है। और जो अनिल जी ने कहा वो ठीक है कि लोग इसलिए पर्सनल व्हीकल में जा रहे हैं क्योंकि वो जो वरिड है कि ये जो पैंडेमिक की वजह से वो कहीं एक्सपोज ना हो जाएं, हेल्थ की समस्या ना आ जाए, इसलिए वो कार पूलिंग वगैरह शायद नहीं कर रहे हैं। चलिए, और अब बात बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की आकाशा एयर की। आकाशा एयर ने आज अपने नए विमान की तस्वीरें जारी की हैं। ट्वीट करते हुए कंपनी ने कहा है कि वो जल्द अपने ऑपरेशंस को शुरू कर सकती है, और इस खबर पर तमाम डिटेल सहयोगी समीर दीक्षित दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आकाशा एयरलाइन में सफर करने के लिए कई मुसाफिर वो बेकरार हैं। उनका बेसब्री से इंतजार जो है वो लगभग खत्म होने को है, क्योंकि आकाशा एयरलाइन कोशिश यही कर रही है कि इसी साल जुलाई में वो ऑपरेशंस स्टार्ट कर पाए। और उसी के तहत आप देखें कि आकाशा एयरलाइन का जो बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट है, इसको जो बोइंग बना रही है, वहां से इसकी पहली झलक इस वक्त आप देख पा रहे हैं। उसकी फोटोज आकाशा एयरलाइन ने जारी करी हैं। और जो प्लानिंग है आकाशा एयरलाइन की वो कुछ यूं है कि जून के महीने तक उनको ये एयरक्राफ्ट मिल पाएगा, जिसके बाद वो जुलाई में इसका ऑपरेशंस यानी कि टिकट्स वगैरह खरीद सकते हैं, इसके ऑपरेशंस के स्टार्ट हो पाएगी। आकाशा एयरलाइन एक जो रोड मैप लेकर के चल रहा है उसमें यही है कि मार्च 2023 तक, यानी कि यहां से मार्च 2023 तक उनके पास 18 बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट आ पाएंगे। और जो उनकी प्लानिंग है कि वो मेट्रो शहरों को, बड़े शहर मसलन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को टियर 2 या टियर 3 सिटीज जोड़ने की उनकी जो कोशिश है उस दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। तो ये एक एग्रेसिव प्लानिंग के साथ आकाशा एयरलाइन ऐसे वक्त में इंडियन एविएशन सेक्टर में उतर रही है जहां चुनौतियां तमाम हैं, लेकिन संभावनाएं भी उससे ज्यादा हैं, क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं, जो अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं सर्वेस के मुताबिक, उसमें यह है कि इंडियन एविएशन सेक्टर डबल डिजिट में ग्रोथ रजिस्टर करेगा, और सिर्फ अभी नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक। और उन सब के बीच में आकाशा एयरलाइन अब अपनी शुरुआत करने के बेहद नजदीक है। एयरक्राफ्ट की पहली झलक आपने देखी, और जून के महीने में उम्मीद है कि आकाशा एयरलाइन को उनका हवाई जहाज मिल जाएगा भारत में, और उसके बाद जुलाई में ऑपरेशन स्टार्ट होंगे, जिसके बाद एक के बाद एक यानी महीने दर महीने हवाई जहाज जुड़ते जाएंगे उनके बेड़े में। मार्च 2023 तक 18 बोइंग 737 मैक्स की फ्लीट साइज के साथ आकाशा एयरलाइन देश के अलग अलग शहरों को मेट्रो शहर से जोड़ने के लिए वो ऑपरेशंस करेगी। जी
टीजीसीए से एओसी मिलने के बाद जेट एयरवेज फिर से उड़ान भरने की तैयारी में है और इसके लिए कंपनी के सीनियर लीडरशिप में कई बदलाव किए गए हैं। जालान कार्लो कंसोर्शियम ने एयरवेज के सीनियर लीडरशिप पर कई नियुक्तियां की हैं। इस फैसले पर तमाम डिटेल्स एक बार फिर से दे रहे हैं सहयोगी समीर दीक्षित। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जेट एयरवेज वर्जन 2.2 यानी कि ये दूसरी इनिंग जेट एयरवेज की पूरी तैयार है, वो उड़ने के लिए तैयार हैं। एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट डीजीसीए एविएशन रेगुलेटर से उन्हें पिछले हफ्ते ही हासिल हुआ और उसके बाद अब वो बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं और उसी दिशा में मैनेजमेंट में कुछ टॉप पोजीशन पे उन्होंने अपॉइंटमेंट करी है। उनके नाम कुछ यूं है कि प्रभ शरण सिंह उनको चीफ डिजिटल ऑफिसर बनाया गया है, एचआर जगन्नाथ को वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग, मार्क टर्नर को वाइस प्रेसिडेंट इन फ्लाइट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, विशेष खन्ना को वाइस प्रेसिडेंट सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर एंगेजमेंट बनाया गया है। इसके साथ ही संजीव कपूर जो कि बतौर मुखिया के तौर पे वो इस एयरलाइन के कमाल सीईओ के तौर पे संभालेंगे। तो मैनेजमेंट में ये टॉप पोजीशन पे हायरिंग हुई है और इसके साथ ही सिर्फ यहीं टॉप लेवल पे नहीं, आप जेट एयरवेज के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखें तो उन्होंने बाकायदा एक लिस्ट जारी की है कि उनकी एयरलाइन में अभी क्या क्या वैकेंसीज हैं, किस पोजिशन के लिए, और एलिजिबल कैंडिडेट उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप ये देखिए कि जो टीम तैयार कर रही है जेट एयरवेज उसमें दो मोर्चे पे काम कर रही है। उसमें अनुभव भी हो, नयापन भी हो और कोशिश ये भी कि जो जेट एयरवेज के पुराने साथी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इस दूसरी पारी में वो अपने साथ ले पाएं। तो जेट एयरवेज एक नई टीम बनाने के साथ तैयार है क्योंकि योजना यह है कि जुलाई से सितंबर क्वार्टर में वो अपने कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहती है और उसी दिशा में ये मैनेजमेंट पोजीशन पे हायरिंग और इसके अलावा जो अन्य पोजीशंस हैं उसमें भी जेट एयरवेज इस वक्त हायरिंग कर रही है। तो एक के बाद एक आप देख सकते हैं कि भारतीय एविएशन सेक्टर में दो एयरलाइंस की शुरुआत हो सकती है, आकाशा और जेट एयरवेज, और दोनों ही लगभग एक समय के आसपास यानी कि जुलाई में आकाशा टारगेट कर रही है जबकि सितंबर अक्टूबर में जेट एयरवेज टारगेट कर रही है। तो ये दो एयरलाइंस के आने से एविएशन सेक्टर में जरूर कुछ स्पाइस अप होगा, कुछ नयापन महसूस होने को मिलेगा और साथ ही कस्टमर्स के पास ज्यादा चॉइस मिल पाएंगी। चलिए, तो समीर दीक्षित एविएशन से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 5G ऑक्शन के लिए टेलीकॉम विभाग ने कैबिनेट नोट जारी कर दिया है। 5G ऑक्शन की खबर पर एक्सक्लूसिव डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ सहयोगी दानिश आनंद जुड़ गए हैं। दानिश, क्या है डिटेल्स? देखिए, जहाँ तक इंडिया में 5G के फ्यूचर की बात आती है, इन बातों ने अब एक रफ्तार पकड़ ली है। सूत्रों ने ET Now स्वदेश को बताया है कि 5G ऑक्शंस को लेकर DOT के द्वारा एक कैबिनेट नोट फ्लोट कर दिया गया है और पिछले हफ्ते DOT के अंदर एक मीटिंग हुई थी, DCC की मीटिंग हुई थी। DCC एक वो बॉडी है जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है DOT के अंदर और उन्होंने TRAI की सारी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और आगे कैबिनेट को पास करने के लिए उन्होंने अपना अप्रूवल दे दिया है। तो सूत्रों के मुताबिक अगली कैबिनेट मीटिंग में 5G को लेकर जो यूनियन कैबिनेट है वो एक फाइनल कॉल लेगी और सूत्रों का ये भी कहना है कि DOT चाहती है कि आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर अंदर सारा ही जो प्रोसीजर आता है 5G के ऑक्शंस को लेकर वो पूरा कंप्लीट होने की DOT ने उसको एम करा है। और साथ ही साथ DOT का ये भी मानना है कि जून के पहले हफ्ते या जून के मिड तक सरकार 5G के ऑक्शंस को लेकर एक अनाउंसमेंट कर सकती है। वो एक प्रॉपर टाइमलाइन बता सकती है कि कब ऑक्शंस होंगे और कब तक एयरवेव्स जो हैं वो प्रॉपरली एलोकेट कर दी जाएंगी सारी ही टेलीकॉम कंपनीज को। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सरकार, मोदी गवर्नमेंट चाहती है कि 15 अगस्त 2022 तक 5G को इंडिया में एक रियलिटी बनाया जाए और इसके लिए एक कैबिनेट नोट तैयार हो गया है। यूनियन कैबिनेट एक फाइनल कॉल लेगी अगली मीटिंग में 5G के ऑक्शंस को लेकर और ये एक एक्सपेक्टेशन है कि सरकार चाहती है कि 15 अगस्त 2022 तक जो 5G है उसको इंडिया में रियलिटी बनाया जाए। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो 5G के फ्यूचर को लेकर जो जहां तक बातें हैं वो काफी एक प्रोग्रेस कर चुकी हैं और एक्सपेक्टेड है कि जल्द से जल्द यूनियन कैबिनेट इसमें फाइनल कॉल लेगा और फिर एक बार जब यूनियन कैबिनेट से फाइनल अप्रूवल मिलेगा तो फिर जाकर बाकी के प्रोसीजर्स जल्द से जल्द पूरे करे जाएंगे। और अब बात पीएम मोदी के जापान दौरे की। टोक्यो में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा है कि मुझे मक्खन पर लकीर खींचने में मजा नहीं आता, मैं पत्थर पर लकीर खींचता हूं। पीएम ने कहा कि पिछले 8 सालों में भारत में लोकतंत्र मजबूत हुआ है और लोगों का इसमें भरोसा बढ़ा है। भारत और जापान नेचुरल पार्टनर है। भारत के विकास में, भारत की विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है, अध्यात्म का है। जापान से हमारा रिश्ता सहयोग का है, अपनेपन का है। भारत निरंतर मानवता की सेवा कर रहा है। चुनौतियां चाहे किसी भी प्रकार की हो, कितनी बड़ी क्यों न हो, भारत उनका समाधान ढूंढता ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब चलते चलते नज़ारे मौसम के देखिए। बारिश के चलते किस तरह दिल्ली एनसीआर में मौसम खुशगवार हुआ है। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। वहीं यूपी के नोएडा, गाजियाबाद और मुरादाबाद में भी तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हो रही है, जिसके चलते मौसम खुशगवार हो गया है और मौसम में ठंडक भी आ गई है। वहीं दिल्ली में भी तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है। लोगों को गर्मी और उमस से निजात मिली है। और अब बात हमारी खास पेशकश की। पिछले कुछ वर्षों में भारतीयों ने शेयर बाजार की अपनी समझ काफी अच्छी बना ली है। कई अनुभवी निवेशक अब सफल स्टॉक पिकर भी बन चुके हैं। 18 नाउ स्वदेश आपको यानी हमारे दर्शकों को अपने स्टॉक चुनने के कौशल और इनको प्रदर्शित करने और ये साबित करने का मौका देने जा रहा है कि वास्तव में आप शेयर बाजार की नब्ज पर कड़ी पकड़ रखते हैं या आप एक सटीक निवेशक हैं या नहीं। बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और 18 नाउ स्वदेश प्रस्तुत करते हैं सेंसेक्स का सुपरस्टार, एक अनोखी प्रतियोगिता जहां आपको अपना खुद का सेंसेक्स बनाकर बेहतरीन रिटर्न्स जनरेट करने का मौका मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें एसएमएस कर सकते हैं 56161 पर SKS लिखकर एसएमएस करें या फिर www.sensexkasuperstar.com पर आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं। एक्साइटिंग ऑफर्स भी जीत सकते हैं। बीएसई इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड प्रेजेंट्स 18 नाउ स्वदेश सेंसेक्स का सुपरस्टार के इस प्रतियोगिता में भारत के कोने कोने से लोग हिस्सा ले रहे हैं। आज हम मिलेंगे हरिद्वार के पार्टिसिपेंट नवीन कुमार से। नवीन कुमार हरिद्वार में BHEL में काम कर रहे हैं। नवीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में, जहां पर हम जानना चाहेंगे कि इस कंपटीशन के लिए आपकी तैयारी कैसी है। लेकिन ये बताएं, इस प्रतियोगिता के बारे में आपने आखिर सुना कैसे? आप शेयर मार्केट से कब जुड़े और सफर अब तक कैसा है? एक्चुअली सर, मैं जब से 18 नाउ स्वदेश देखने लगा हूँ, कुछ तो मुझे उससे काफी हेल्प मिल जाती है सेक्टर के बारे में। और मैं बेसिकली सेक्टर स्टॉक्स के बारे में जानकारी मिलती है और फिर मैं उस सेक्टर देखता हूँ सर। जैसे FMGC हुआ, केमिकल हुआ और हमारा स्टील हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक वगैरह सब में देख के मैं उनमें से स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ सर। जैसे भी मैंने केमिकल से पिडलाइट लिया हुआ है, दीपक नाइट्रेट है मेरे पास, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तत्व चिंतन, ME ऑर्गेनिक, और सर पेंट सेक्टर से मेरे पास एशियन पेंट, बर्जर पेंट, और FMGC से HUL, ITC। तो फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर से है सर महिंद्रा फाइनेंस, मन्नापुरम, और बैंकिंग सेक्टर से HDFC, कोटक बैंक। तो अलग अलग सेक्टर से मैंने सब स्टॉक्स लिए हुए हैं सर अपने पोर्टफोलियो में, और मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मैं इन्वेस्ट करता हूँ सर। तो नवीन, आजकल तो बाजार में देखिए काफी अस्थिरता है, काफी उतार चढ़ाव है। तो ऐसे कंपटीशन में आप जो जीत चाह रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी तो बनाई होगी उसके लिए? ऐसे सेक्टर में ऐसे सेक्टर से स्टॉक पिक करूंगा जिसकी फ्यूचर में डिमांड रहने वाली हो, और वो मतलब वो ऐसा सेक्टर हो ताकि उसकी हमेशा डिमांड बनी रहे सर। और मार्केट लीडर कंपनी हो, अच्छा उसका फंडामेंटल हो, ROC ROE तो उसका अच्छा हो, और मार्केट कैप ठीक ठाक हो, उसने CAGR अच्छा उसका पिछले कहीं का रहा, उसका CAGR अच्छा रहा हो। तो ये सब चीजें मैं देख के इसमें स्टॉक सेलेक्ट करूंगा सर।
बहुत बढ़िया नवीन, उम्मीद करते हैं कि आपकी सोची हुई रणनीति आपके लिए सटीक साबित हो। और इसी के साथ स्वदेश आर में आज मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।